गरीब बहन का चौल में अमीर बहन का सी फेसिंग ससुराल। अरे वाह दीदी, ये हार ये लहंगा देखने से तो सारी चीजें बहुत ही महंगी लग रही हैं। वो तो है, और महंगी तो होंगी ही। पता चला है कि मेरे होने वाले ससुराल के लोग बड़े अमीर हैं। उनका तो घर भी समुद्र के पास है। पता है, वो मुंबई के सी फेसिंग घर में रहते हैं। वाह दीदी, भाग खुल गए आपके तो। मुंबई में ससुराल मिला और वो भी इतना अमीर। वैसे तेरा सामान भी अच्छा है सोनिका। हाँ, लेकिन आप वाले से कम। ऐसे क्यों बोल रही है? देख, हमने सुना है कि जिन लोगों में तेरा रिश्ता लग रहा है ना, वो लोग बड़े अच्छे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी अच्छाई ही होती है, क्योंकि जहाँ अच्छाई होगी वहाँ खुशी होगी, और जहाँ खुशी है उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो आपने सही कहा दीदी। थैंक्स दीदी, आप हमेशा ही मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता देती हो। सोनिका ऐसे बोलकर अपनी बड़ी बहन राधिका से लिपट गई। राधिका और सोनिका दोनों बहनें थीं, जो कि आगरा के एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। वहीं उन दोनों की शादी मुंबई के घरानों में तय हो गई थी। सोनिका, जो कि छोटी बहन थी, उसका रिश्ता एक चौल में तय हुआ था और राधिका का बड़े अमीर घराने में रिश्ता लगा। देखते ही देखते कुछ दिन और दोनों बहनें साथ रहीं और वो दिन भी आ गया जब उनकी शादी हुई। शादी के लगभग एक हफ्ते बाद। माँ जी और बाबा, आटा तो खत्म हो गया है। अब आप कहें तो मैं आज के खाने में दाल और चावल बना लूं क्या? बना ले बहू, पूछ क्यों रही है? नहीं, कभी आपका दिल नहीं कर रहा हो। अभी 2 दिन पहले भी तो हमने दाल चावल ही खाए थे। अरे नहीं बहू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू आराम से बना। तू बनाती ही खाना इतना अच्छा है कि दिल ना भी हो तब भी खा लिया जाता है। सोनिका अपने ससुर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रसोई के काम निपटाने चली गई। सोनिका अपने चोल वाले गरीब ससुराल में भी काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ स्पैगेटी, मेरा जरा भी दिल नहीं कर रहा स्पैगेटी खाने का। एक बाइट खाकर तो देखिए रोहन जी, मैंने बड़े ही मन से इसे बनाया है, और सी देखते हुए तो ये और भी अच्छी लगेगी। क्या तुझे सी सी की पड़ी रहती है? 50 बार का देखा हुआ है ये सी हमारा। मैंने बोला था कि कुछ अच्छा सा बना लेना, तो इस गरीब को ये स्पैगेटी मिली बनाने को। वैसे तुम गरीबों को भी तमीज नहीं होती है। तुम्हें तमीज क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम्हें तो गुड़ गोबर एक बराबर लगता है। माँ, मैं जा रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट से खाना खाने। बेटा, मेरे लिए भी फ्राइड चिकन और साथ में कटलेट लेता आना। मुझे भी ये स्पैगेटी नहीं खानी है। दोनों माँ बेटे ने राधिका का बनाया हुआ खाना चखा तक नहीं और वो दोनों ही टेबल से उठ गई, जिससे कि राधिका को बड़ा दुख हुआ और वो खुद से ही बोली, मैंने क्या क्या सोचा हुआ था और मुझे क्या मिला। मेरे ससुराल में तो सभी लोग बड़े ही चिड़चिड़े हैं। हमेशा इनका मूड खराब ही रहता है। यहाँ अमीरी और बेफिक्री जरूरी है, लेकिन खुशी वो शायद ये लोग जानते भी नहीं है। राधिका बेचारी ऐसे ही बुझे मन से टेबल को साफ करने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद। रोहन जी, आज आप 9 बजे तक भी घर में ही हैं? काम पर नहीं जाना है? नहीं, आज मैंने ऑफिस में अपने मैनेजर को काम समझा दिया है, तो आज मैं छुट्टी पर हूँ। क्या सच? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रोहन जी, अगर आज आप फ्री हैं तो चलिए ना, आज कहीं साथ में घूमने चलते हैं। वैसे भी शादी को 1 महीना होने को आया और हम दोनों आज तक कहीं नहीं गए। हमारे घर के पास जो समुद्र है, चलिए उसी के किनारे चलते हैं। मैंने तो आज तक अपने घर के इतने पास का समुद्र तक नहीं देखा। और अरे चुप भी हो जाओ राधिका, तुमने तो मेरे सिर में दर्दी कर डाला है। एक दिन की तो मुझे छुट्टी मिली है, उसमें भी तुम चाहती हो कि मैं अपना दिन पूरा तुम्हारे साथ खराब कर दूं। मेरे साथ आपका दिन खराब हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगा। अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो और जाओ कमरे से। और अगर ज्यादा सी देखने का मन है तो बालकनी से देख लो। रोहन ऐसे ही बोलता हुआ लेट गया, जिसके बाद उदास सी राधिका बाहर आ गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी सास उससे बोली, कहाँ थी इतनी देर से? चल मेरे साथ मॉल चल, मुझे घर की जरूरत का कुछ सामान लाना है। अच्छा ठीक है माँ जी। राधिका शारदा के साथ जाने को राजी हो गई, जिसके बाद शारदा और राधिका दोनों मॉल जाने को निकल गईं। कुछ ही देर में अपनी गाड़ी से राधिका और शारदा मॉल पहुंच भी गईं, जहां आटा ले लेती हूँ, और वाह, ये ड्राई फ्रूट्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं, ये भी ले लेती हूँ। शारदा ने ऐसे बोल बोल कर काफी सारा सामान ले लिया। वहीं राधिका भी उससे बोली, माँ जी, ये थोड़े से फ्लैक्स सीड्स और एवोकाडो भी ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस लिए चाहिए एवोकाडो और फ्लैक्स सीड्स? बेकार की चीज में पैसा बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगी। माना कि हम अमीर हैं, लेकिन पैसा देखकर ज्यादा फ्लो में मत आ। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ फ्लो में आई हूँ। मैंने तो अभी तक बस एक ही चीज खरीदने को बोला है। राधिका बेचारी ने काफी हिम्मत करके अपनी डिमांड्स रखी, जिनको भी पूरा नहीं किया गया। शारदा ने शॉपिंग तो की, लेकिन सब बस अपनी मनमर्जी की। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, ये लीजिए माँ आपकी वेनिला वाली, सोनिका तुम्हारी चॉकलेट वाली, और
मेरी और बाबा की बटर स्कॉच आइसक्रीम। शुक्रिया रोहित जी। अरे वाह, परिवार के साथ ऐसे पार्क वगैरह में आकर आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। क्या हुआ अगर हम मुंबई की चौल में रहते हैं तो हम गरीब भी इंजॉय कर सकते हैं, महंगी महंगी जगहों पर ना सही सस्ती जगहों पर। दुर्गा की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सोनिका का पूरा परिवार अपनी बहू के साथ पार्क में आया हुआ था। कुछ देर वो लोग वहां रहे और उसके बाद, बहू तू अब मेरे साथ चल, सब्जी लेते हुए घर चलेंगे। और तुम दोनों घर लौट जाओ, हम बस सब्जी लेकर आ रहे हैं। दोनों सास बहू ऐसे ही बोलकर सब्जी लेने जाने को निकल गईं। कुछ ही देर में वो सब्जी मंडी पहुंच गईं, जहां माँ जी आप कौन सी सब्जी लोगी? तो बता बहू, कौन सी सब्जी तू शौक से खाएगी? माँ जी मेरा मन तो आलू गोभी खाने का हो रहा है। चल तो फिर आलू गोभी ही ले लेते हैं। सोनिका ने जो बोला उसकी सास ने वही सब्जी उसके लिए खरीद ली और फिर घर जाकर सोनिका ने ही उसे बनाया, जिसको सभी ने काफी शौक से खाया। दोनों बहनों की जिंदगी कुछ इस तरह से गुजर रही थी। एक के पास पैसा था लेकिन खुशी नहीं, और दूसरी पर खुशी थी जिससे कि पैसे की कमी भी पूरी हो जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, राधिका दीदी मैंने सुना है कि मेरी चौल आपके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ तो दीदी मेरा बड़ा मन है समुद्र देखने का, क्या मैं अपने परिवार के साथ आपके घर आ जाऊं? फिर हम सभी सी साइड चलेंगे और खूब मजे करेंगे। अब मैं सोनिका को क्या बताऊं कि मैं तो आज तक खुद भी सी साइड नहीं गई हूँ। मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं। सोनिका तू क्यों इतना कष्ट करती है? हम दोनों कहीं बाहर मिलते हैं ना, या फिर मैं तेरे घर आ जाती हूँ। ठीक है दीदी कहीं बाहर नहीं, आप मेरे ही घर आ जाओ। चौराहे पर मैं आपको खड़ी हुई मिल जाऊंगी, तो फिर हम वहां से दोनों साथ चलेंगे। सोनिका ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। राधिका का भी अपने घर में मन नहीं लग रहा था, तो वो बिना किसी को बताए ही सोनिका के घर जाने को निकल गई। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गई जहां, माँ बाबा देखो तो जरा कौन आया है, मेरी दीदी। अरे वाह वाह, आओ बेटा, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। कितना छोटा सा घर है लेकिन फिर भी यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। बेटा यहाँ बैठ जाओ। रोहित बेटा अपनी साली के लिए बाहर से समोसे ले आ। दुर्गा और बाकी सब एकदम से राधिका की खातिरदारी में लग गई, जिसे देखकर राधिका को काफी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ, पता नहीं ये बहू बिना बताए कहाँ चली गई है। माँ पास ही चोल में उसकी बहन की ससुराल है, हो सकता है वो वहाँ चली गई हो। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चल वहीं चलते हैं, आज तो इस बेअकल को मैं वहीं से मारती हुई लाऊंगी। शारदा ने ऐसे बोलकर रोहन से गाड़ी निकलवाई और वो दोनों गुस्से में राधिका को उसकी बहन के यहाँ से लेने को चली गई। लेकिन जैसे ही वो चोल में सोनिका के घर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। राधिका वहां रो रही थी। आप सभी आपस में कितने अच्छे से रहते, भले ही यहाँ पैसा नहीं है लेकिन आप लोगों में कितना ज्यादा प्यार है। और एक मेरा ससुराल है, वहाँ मुझे लगता ही नहीं कि मैं परिवार के साथ हूँ। राधिका ऐसे ही सोनिका के परिवार वालों से अपने दिल की बातें बांट रही थी, जिन्हें शारदा और रोहन ने भी सुन लिया। उसकी बातें सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि वो राधिका के साथ कितना गलत कर रहे थे। बहू, अरे माँ जी आप हमें माफ कर दे बहू, तू अंदर से इतनी दुखी थी और हम तो कभी तेरा ये दुख देख ही नहीं पाए। शारदा ने ऐसे बोलकर राधिका को गले से लगा लिया। बस फिर क्या था, अब सभी दिलों का मैल धुल चुका था। शारदा और रोहन ने राधिका से माफी मांगी, जिसके बाद वो पूरा परिवार सोनिका के परिवार के साथ बीच पर गया और सभी ने वहां खूब मजे किए। आओ बहू और यहाँ बैठो। अब इसके बाद अंगूठी वाली रस्म करनी है और इस रस्म में जो जीत जाएगा उसका पति अपनी बीवी का गुलाम बनकर रहेगा। अरे ये गेम तो हमको आवत है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। दोनों बहुएं और उनके पति सोफे पर बैठते हैं और सविता की भाषा सुनकर प्रांचल का मुंह बन जाता है और फिर दोनों की थाल लाई जाती है। कुछ देर बाद अंगूठी की रस्म शुरू होती है, जिसमें 3 बार सविता जीत जाती है और प्रांचल एक बार भी नहीं जीत पाती। और ये देख सविता हंसते हुए अपनी मॉडर्न देवरानी से कहती है, अरे देवरानी जी, तुम का कभी कोई गेम नहीं खेली हो? कितनी आसानी से हार गई। एक हमें देखो, 4 में से 3 बार हम जीते हैं। मैं आपकी तरह गंवार नहीं हूँ जो इस तरह की फालतू की गेम खेलूं। आई एम अ मॉडर्न गर्ल, मेरे पास इन फालतू गेम्स के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। सही कहा प्रांचल, तुमने कभी ये गेम न देखा और न खेला, इसीलिए जीत नहीं पाई तुम। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बातें। सिमरन तू अपनी दोनों भाभियों को उनके कमरे तक छोड़ा। माँ, मैं अपनी गंवार भाभी को उनके कमरे तक नहीं लेकर जाने वाली। मुझे ना उनकी भाषा पसंद आ रही है, ना उनका बात करने का तरीका। मैं अपनी मॉडर्न भाभी को उनके कमरे तक ले जाऊंगी। इस तरह सिमरन अपनी गंवार भाभी को वहीं छोड़कर अपनी मॉडर्न भाभी को उसके कमरे तक ले जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बड़ी बहू को खुद कमरे तक छोड़ती है और उससे कहती है,
बहू, कल तुम दोनों की पहली रसोई है, इसलिए कल तुम्हें जल्दी उठकर तैयार होना होगा ताकि तुम समय पर अपनी पहली रसोई कर सको और जो दिल करे वो बना लेना। मेरी तरफ से पूरी छूट है। इतना बोलकर शांति अपनी मॉडर्न बहू के पास जाती है और अपनी मॉडर्न बहू को भी वही बोलती है जो उसने अपनी बड़ी बहू को बोला होता है, जिस पर प्रांजल अपनी सास से कहती है, वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मैं आपकी गंवार बहू के साथ अपनी पहली रसोई नहीं करने वाली। तो आप अपनी गंवार बहू से कहना कि वो मुझसे पहले अपनी पहली रसोई कर ले, उसके खाना बनाने के बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। प्रांजल की बात शांति मान जाती है और अगली सुबह पहली रसोई में सविता सभी घर वालों के लिए पूरी सब्जी, हलवा और जीरा राइस बनाती है और खाना बनाने के बाद छत पर जाकर एक मिट्टी का चूल्हा भी बना देती है। वहीं प्रांजल भी आ जाती है। छत को भी अपनी रसोई बनाने की सोच रही हो क्या? वैसे तुम अपनी अलग रसोई कर लोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ऐसा नहीं है देवरानी जी, ये मिट्टी का चूल्हा तो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कभी कभी इस पर कुछ अच्छा खाना बना सके। जब हम बनाएंगे ना खाना इस पर, तब तुम्हें खिलाएंगे और बताएंगे कि मिट्टी के चूल्हे का खाने का स्वाद कितना बढ़िया होता है। मुझे ना इन सब की जरूरत है। मैं तो जा रही हूँ अपनी पहली रसोई के लिए पिज्जा बनाने, जिसके बारे में कभी आपने सुना भी नहीं होगा। इतना बोलकर प्रांजल नीचे जाती है और वो देखती है कि सभी अपने अपने काम में लगे हैं। तो मौका देखकर वो अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है और अपने फोन से सभी के लिए एक एक पिज्जा ऑर्डर करती है। अच्छा मौका है, रसोई में रहकर सबके लिए मैंने एक एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब मैं अपनी पहली रसोई में इन्हें पिज्जा खिलाऊंगी और सारी तारीफें बटोर लूंगी। भगवान बस इन्हें पता ना चले कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे सविता, खाना जब बन गया है तो लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, थोड़ा सब्र रख, छोटी बहू की भी आज पहली रसोई है, उसका तो खाना आने दे। छोटी बहू, ओ मेरी मॉडर्न बहू, खाना बन गया है तो ले आओ। हाँ लाई माँ जी। अपनी सास की आवाज सुनकर प्रांजल परेशान हो जाती है और रसोई की खिड़की पर खड़े होकर डिलीवरी वाले का इंतजार करती है। इतनी देर में सविता खाना लगा देती है। वहीं कुछ देर में जब डिलीवरी वाला आता है तो वो खिड़की से उससे पिज्जा लेकर सभी के लिए प्लेट में एक एक करके पिज्जा लाती है और जिसे खाकर सविता और शांति प्रांजल से कहती हैं, बहू ये क्या है, तूने जल्दी काम निपटाने के चक्कर में रोटी पर ही सब्जियां पकाकर डाल दी क्या? माँ तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम ऐसी बातें करी हो। इसे पिज्जा कहते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मॉडर्न भाभी ने अपनी पहली रसोई में कुछ तो अच्छा हमें खिलाया, ना कि मेरी गंवार भाभी की तरह सादी पूरी सब्जी खिलाई। तो क्या हो गया सिमरन, तुम्हारी एक भाभी गांव से है और एक भाभी शहर से, इसलिए एक ने तुम्हें पिज्जा खिलाया और एक ने पूरी सब्जी। और वैसे भी पिज्जा कभी कभी खाने वाली चीज है, पर मेरी बीवी ने जो खाना बनाया वो तो हम रोज खा सकते हैं, है ना माँ? हाँ बेटा। अपनी गंवार जेठानी की तारीफ सुनकर प्रांजल का मुंह बन जाता है। तो वहीं सिमरन भी अपनी मॉडर्न भाभी का पक्ष लेने से पीछे नहीं हटती। अब इसी तरह अगले दिन भी सविता के खाना बनाने के बाद प्रांजल रसोई में खाना बनाने जाती है और एक बार फिर फोन निकालकर खाना ऑर्डर करती है। इससे पहले कोई खाना खाने के लिए आए या रसोई में मेरी मदद करवाने आए, उससे पहले आज सभी के लिए लाफिंग नूडल्स और मीठे में चौको लावा केक मंगवा लेती हूँ। प्रांजल कल की तरह जल्दी से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवा लेती है और रसोई की खिड़की पर खड़ी होकर खाना लेकर सभी घर वालों को खाना परोसती है। वाह भाभी, आपका तो जवाब नहीं, इतने कम समय में आपने इतनी जल्दी इतनी सारी चीज बना ली जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने कहीं शेफ का काम तो नहीं सीखा हुआ है? सविता भाभी जी, कुछ सीख लीजिए अपनी मॉडर्न देवरानी से। अब आप शहर में हैं, आप अगर इसी तरह गंवारों की तरह रोटी सब्जी दाल चावल बनाती रही तो कोई आपके खाने को मुंह नहीं लगाएगा। अपनी नंद की यह बात सुनकर सविता को बुरा लगता है और अगले दिन सभी घर वालों को खुश करने के लिए बाजरे की रोटी छत पर बैठकर बनाती है। तो वहीं पीछे रसोई में खड़ी होकर प्रांजल सबके लिए हॉट डॉग, रोमियोन और मंचूरियन मंगाती है और उसके सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं और केवल खाने के नाम पर मंचूरियन आता है। अब न चाहते हुए भी प्रांजल मंचूरियन लेकर बाहर आती है तो वहीं सविता चूल्हे पर बाजरे की रोटी और साग बनाकर लाती है। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने कमाल कर दिया। तुझे अपनी पहली रसोई में ये बनाना चाहिए था। शुरुआती ठंड में ये सबसे बेस्ट होता है। माँ, क्या आप देसी खाने के पीछे पड़ी हैं? ये देखो भाभी हमारे लिए क्या बनाकर लाई हैं। जो भी हो नंद जी, पर इन सब से पेट नहीं भरत है और हमको ना ही लागत है कि सेहत के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि ये सब मैदा है। सेहत की परवाह आप करो, हम तो अपनी चटोरी जुबान की परवाह करते हैं। बार बार अपनी मॉडर्न देवरानी की तारीफ सुनकर अब सविता उदास रहने लगती है और अब वो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है ताकि घर वालों को उसके हाथ का खाना पसंद आए। तो वहीं बीतते समय के साथ बार बार बाहर से खाना ऑर्डर करके घर वालों को खिलाना प्रांजल के लिए भारी पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन,
मेरी गंवार जेठानी कितनी जल्दी खाना बना लेती है। सब बाहर खाने का वेट कर रहे हैं, ये डिलीवरी वाला ऑर्डर कब लेकर आएगा। आज मेरी मॉडर्न बहू ने खाना बनाने में बहुत टाइम लगा दिया। मैं जरा छोटी बहू को देख कर आती हूँ। इतना बोलकर शांति रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि प्रांजल ने खाना ऑर्डर किया है और वो खिड़की से अपना पार्सल ले रही है। ये देख शांति हैरान हो जाती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है। शांति की आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में आ खड़ा होता है। बहू, इसका मतलब तू हमें जो तरह तरह के पकवान खिला रही थी वो सारे बाहर के मंगवाए हुए थे। और मैं सोच रही थी कि तू मॉडर्न के साथ कितनी संस्कारी है, कितना अच्छा खाना बनाना जानती है, पर मैं नहीं जानती थी कि तू हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। तुझसे अच्छी तो मेरी गंवार बहू है जो अपने हाथों से तो खाना बना रही है। माँ, भाभी को डांटना बंद करो, क्या पता उनकी कोई परेशानी हो और मुझे भी तो खाना बनाना नहीं आता। तो चुप कर, बहुत साइड ले ली तूने अपनी मॉडर्न भाभी की। ये मॉडर्न गिरी से पेट नहीं भरता। और रही बात तेरी, तो तू भी खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में सास के डंडे खाएगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही घर का कोई काम करना आता है। पर माँ ने मुझे कहा था कि मैं किसी को अपना सच ना बताऊं, इसीलिए आप लोगों से मैंने झूठ कहा। और क्योंकि मैंने पहले ही झूठ कह दिया था और अपनी गंवार जेठानी को नीचा दिखाया, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। बहू, तूने ये सही नहीं किया। तूने अपनी पहली रसोई भी नहीं करी, बाहर से खाना मंगवा कर हमें खिलाया। अगर तूने मुझे सच बता दिया होता तो मैं सविता बहू से कहती, वो तुझे खाना बनाना सिखा देती, पर तूने ऐसा नहीं किया। तो क्या हुआ माँ जी, हम तो अब भी अपनी मॉडर्न देवरानी को खाना बनाना सिखा सकते हैं। आप बस अपना गुस्सा शांत कीजिए और हमें आपकी मॉडर्न बहू से कोई परेशानी नहीं है। शांति का गुस्सा देख सब डर जाते हैं और प्रांजल भी अपनी जेठानी से खाना बनाना सीखती है। और सिमरन अपनी मॉडर्न भाभी की ऐसी हालत देख सिमरन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी गंवार भाभी से कहती है, भाभी, मैं भी मॉडर्न हूँ और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद जो मेरी मॉडर्न भाभी की हालत हुई है वो हालत मेरी हो और कभी माँ के पास मेरे ससुराल से शिकायत आए। इसलिए आप मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सिमरन, बिल्कुल। चलो तुम सब्जी काटो पहले। उस दिन न सिर्फ प्रांजल को अपनी गलती का एहसास होता है, बल्कि सिमरन की भी आंखें खुल जाती हैं। और अब अंकुर भी कभी अपनी बीवी का पक्ष नहीं लेता और बहुत जल्द सविता अपनी नंद और मॉडर्न देवरानी को खाना बनाना सिखा देती है।